नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। सोचिए, किसी मामले में निचली अदालत का फैसला आ जाता है। क्या वही अंतिम सत्य है? क्या न्याय की यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, एक तरह का सेफ्टी नेट, अपील। बिल्कुल सही कहा। अपील न्याय प्रणाली का आप कह सकती हैं एक सुरक्षा वाल्व है। ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि इंसान गलती कर सकता है और जज भी इंसान होते हैं। तो ये सुनिश्चित करता है कि अगर निचली अदालत से कोई कानूनी या तथ्यात्मक गलती हुई है तो उसे एक उच्च अदालत द्वारा सुधारा जा सके। ये न्याय को एक और मौका देने जैसा है। तो आज हम कानून के छात्रों के लिए विशेष रूप से बीएनएसएस के अध्याय 31 की गहराइयों में उतरेंगे, जो अपील से संबंधित है। हम समझेंगे कि ये सेफ्टी नेट कैसे काम करता है, इसे कौन, कब, कहां और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। चलिए इस महत्वपूर्ण अध्याय को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल जो हर लॉ स्टूडेंट के मन में आता है, क्या हर फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है? क्या ये एक मौलिक अधिकार है? धारा 413 इस बारे में क्या कहती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। धारा 413 साफ करती है कि अपील एक अंतर्निहित या प्राकृतिक अधिकार नहीं है। यह एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार मतलब? इसका मतलब है कि आप अपील सिर्फ तभी कर सकते हैं जब कोई कानून, जैसे कि ये संहिता, बीएनएसएस या कोई और कानून आपको ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति देता है। अगर कानून चुप है तो अपील का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो ये अधिकार कानून से ही मिलता है। और मुझे लगता है इसी धारा 413 में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है जो पीड़ित के अधिकारों को लेकर है। ये एक बड़ा बदलाव है ना? हाँ, ये एक क्रांतिकारी बदलाव है जो न्याय प्रणाली को ज्यादा संतुलित बनाता है। धारा 413 का परंतुक मतलब प्रोवाइजो पीड़ित को एक विशेष अधिकार देता है। पहले पीड़ित की आवाज ज्यादातर मुकदमे तक सीमित थी, लेकिन अब देखिए। क्या अधिकार है वो? यदि अदालत आरोपी को बरी कर देती है या उसे किसी छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराती है या फिर अपर्याप्त मुआवजा देती है, तो पीड़ित सीधे उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा अधिकार है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि अपराध का असली भुक्तभोगी भी न्याय के लिए ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल। और ये अपील उसी अदालत में जाएगी जहां सामान्यतः उस निचली अदालत के दोष सिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील होती है। इससे न्याय प्रक्रिया में पीड़ित की भूमिका बहुत मजबूत हुई है। ये बहुत दिलचस्प है कि कानून ना सिर्फ दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बल्कि पीड़ित को भी आवाज दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को दोषी ठहरा ही दिया गया है, तो उसकी न्याय की खोज उसे किस दरवाजे तक ले जाएगी? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? धारा 415 इस रास्ते को कैसे तय करती है? धारा 415 अपील की एक स्पष्ट श्रृंखला या कह सकते हैं हायरार्की स्थापित करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर अगर दोष सिद्धि हाईकोर्ट द्वारा उसके असाधारण आरंभिक आपराधिक क्षेत्राधिकार में हुई है, जो कि बहुत कम मामलों में होता है। हाँ, बहुत दुर्लभ मामलों में जहां हाईकोर्ट खुद पहली अदालत के तौर पर मुकदमा चलाता है, तो अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। और उन ज्यादातर मामलों का क्या जो सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट में चलते हैं? उन मामलों में अगर दोष सिद्धि सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा हुई है या किसी भी ऐसी अदालत द्वारा जहां 7 साल से अधिक की सजा दी गई है, तो अपील हाईकोर्ट में होगी। अच्छा, तो यहाँ पर सजा की अवधि एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। 7 साल से कम तो एक अदालत और 7 साल से ज्यादा तो सीधे हाईकोर्ट। बिल्कुल, यही वो पैमाना है जो तय करता है कि मामले की गंभीरता कितनी है और उसकी समीक्षा कौन सी ऊंची अदालत करेगी। और इस श्रृंखला में सबसे नीचे यदि दोष सिद्धि प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो अपील सत्र न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। मुझे धारा 415 के सब सेक्शन 4 में कुछ खास नजर आ रहा है, जहां भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराओं के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई है। क्या ये न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की एक नई कोशिश है? ये पहले नहीं था ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक महत्वपूर्ण नया प्रावधान है। इन धाराओं, जो अक्सर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों से संबंधित है, उनके तहत पारित सजा के खिलाफ अपील का निपटारा अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर करना होगा। मकसद साफ है, न्याय में देरी नहीं। तो हमने अपील के रास्ते तो देख लिए,
लेकिन क्या ये रास्ते हमेशा खुले रहते हैं या कानून कहीं कहीं नो एंट्री का बोर्ड भी लगाता है? जैसे धारा 416 कहती है कि अगर आरोपी अपना गुनाह कबूल कर ले तो अपील नहीं हो सकती। इसके पीछे क्या तर्क है? इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। जब व्यक्ति ने स्वयं अपना दोष स्वीकार कर लिया है तो दोष सिद्धि के तथ्य पर कोई विवाद ही नहीं बचता। आपने खुद ही मान लिया कि आपने अपराध किया है, तो फिर उस तथ्य को चुनौती देने का कोई आधार नहीं रहता। लेकिन कानून यहाँ एक बहुत जरूरी दरवाजा खुला रखता है। और वो क्या है? वो है सजा की मात्रा या उसकी वैधता पर अपील करने का अधिकार। मतलब आरोपी दोष सिद्धि को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता है कि सजा ज्यादा दे दी गई है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है और उसे 5 साल की सजा हुई। गुनाह कबूल करने के बाद वो ये नहीं कह सकता कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन वो ये जरूर कह सकता है कि इस चोरी के लिए 5 साल की सजा बहुत ज्यादा है, ये 1 साल होनी चाहिए थी। अदालत दोष सिद्धि पर नहीं, पर सजा की मात्रा पर विचार करेगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। और छोटे मोटे मामलों का क्या? क्या कुछ 100 रुपयों की जुर्माने के लिए भी हाईकोर्ट तक जाया जा सकता है? ये तो अदालतों पर बोझ डालने जैसा होगा। नहीं, और इसीलिए धारा 417 बनाई गई है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय जैसे उच्च मंचों का समय तुच्छ मामलों पर बर्बाद ना हो। तो क्या सीमाएं हैं इन छोटे मामलों की? नियम बहुत स्पष्ट है। जैसे जब हाईकोर्ट केवल 3 महीने तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना दे, या जब सत्र न्यायालय केवल 3 महीने तक की कैद या 200 रुपए तक का जुर्माना दे, या फिर जब प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए तक का जुर्माना करे। इन मामलों में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन अगर जुर्माने के साथ कोई और सजा भी हो तो? हाँ, अगर इन सजाओं के साथ कोई और सजा भी जोड़ी गई है तब अपील की जा सकती है। ये बहुत तर्कसंगत लगता है। अब तक हम अभियुक्त और पीड़ित की बात कर रहे थे, लेकिन क्या इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी है? क्या सरकार भी अपील कर सकती है? क्या राज्य कह सकता है कि सजा काफी नहीं है? बिल्कुल, धारा 418 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है। अगर सरकार को लगता है कि किसी दोषी को दी गई सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से बहुत कम है, मतलब इनएडिक्वेट है, सजा बढ़ाने के लिए? जी, सजा बढ़ाने के लिए वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि सजा अपराध के अनुपात में हो। और अगर कोई बरी हो जाए तो? ये तो बहुत बड़ा कदम है। क्या सरकार बरी होने यानी अक्विटल के फैसले को भी चुनौती दे सकती है? हाँ, धारा 419 के तहत ये संभव है, और यह न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी पहलू है। अगर अभियोजन पक्ष को लगता है कि बरी करने का फैसला गलत तथ्यों या कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है, तो वे अपील कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ये भी उतनी ही सीधी है? इसमें कुछ अतिरिक्त शर्तें हैं। जिला मजिस्ट्रेट किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील का निर्देश दे सकता है, और राज्य सरकार किसी भी मामले में हाई कोर्ट में अपील का निर्देश दे सकती है। तो क्या सरकार जब चाहे किसी भी बरी होने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है? नहीं, यहीं पर कानून एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्टर लगाता है। हाईकोर्ट में बरी होने के खिलाफ कोई भी अपील हाईकोर्ट की इजाजत यानी लीव ऑफ द हाईकोर्ट के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका क्या महत्व है? इसका गहरा कानूनी महत्व है। देखिए, एक बार जब कोई व्यक्ति मुकदमे के बाद बरी हो जाता है तो उसकी बेगुनाही की धारणा और भी मजबूत हो जाती है। इसलिए उस फैसले को पलटने के लिए एक बहुत ऊंचा मानक चाहिए। हाईकोर्ट पहले ये देखता है कि क्या अपील में वाकई कोई गंभीर कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दा है, तभी वो मामले को पूरी तरह सुनने की इजाजत देता है। ठीक है, अब प्रक्रिया पर आते हैं। मान लीजिए किसी को अपील करनी है, क्या उसे खुद अदालत जाना होगा? क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया सीधी साधी रखी गई है। धारा 423 के अनुसार अपील एक लिखित याचिका के रूप में होती है, जिसे अपीलकर्ता या उसका वकील प्रस्तुत करता है। जी। इस याचिका के साथ आमतौर पर उस फैसले की एक कॉपी भी लगानी होती है जिसके खिलाफ अपील की जा रही है। और अगर अपील करने वाला व्यक्ति पहले से ही जेल में है, उसकी पहुंच तो सीमित होगी? उसके लिए भी धारा 424 में एक बहुत अच्छा प्रावधान है। वो जेल के अधिकारी को अपनी याचिका और दस्तावेज दे सकता है, और फिर उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो उसे सही अपील या अदालत तक पहुंचाए। यह सुनिश्चित करता है कि कैद में होना किसी के अपील करने के अधिकार में बाधा न बने। क्या अदालत पहली नजर में ही अपील खारिज कर सकती है?
मतलब बिना पूरी सुनवाई के? हाँ, कर सकती है। इसे धारा 425 में अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना या समरी डिसमिसल कहते हैं। आप इसे अदालत का ट्रायड सिस्टम समझ सकती हैं। जैसे इमरजेंसी रूम में डॉक्टर पहले देखता है कि चोट कितनी गंभीर है, वैसे ही अदालत पहली नज़र में देखती है कि क्या अपील में सुनवाई के लायक कोई दम है भी या नहीं। लेकिन क्या इसमें अपीलकर्ता की बात नहीं सुनी जाएगी? नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना ही होगा। अदालत ऐसा करने से पहले अपीलकर्ता या उसके वकील को सुनवाई का एक उचित अवसर जरूर देगी। वे अपनी बात रख सकते हैं कि उनकी अपील क्यों सुनी जानी चाहिए। और अगर अपील स्वीकार हो जाती है तो अपीलीय न्यायालय की शक्तियां क्या हैं? वो फैसले को किस हद तक बदल सकता है? धारा 427 में इन शक्तियों का विस्तार से वर्णन है और ये बहुत व्यापक है। संक्षेप में, अदालत के पास लगभग सारे विकल्प होते हैं। अगर अपील बरी होने के खिलाफ है तो अदालत उस आदेश को पलट सकती है और मामले की फिर से जांच या मुकदमे का आदेश दे सकती है, या फिर खुद ही उसे दोषी पाकर सजा दे सकती है। और अगर अपील दोष सिद्धि के खिलाफ हो, क्या अदालत सजा बढ़ा भी सकती है? दोष सिद्धि की अपील में अदालत दोष सिद्धि के आदेश को पलट सकती है और अभियुक्त को बरी कर सकती है। वो सजा की प्रकृति या मात्रा को बदल सकती है, मतलब कम कर सकती है, लेकिन उसे अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकती। अच्छा जी, सजा बढ़ाने से पहले अभियुक्त को अपनी बात रखने का और ये बताने का मौका देना जरूरी है कि उसकी सजा क्यों न बढ़ाई जाए। ये फिर से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। लेकिन अपील की प्रक्रिया तो लंबी चल सकती है। इस दौरान दोषी व्यक्ति का क्या होता है? क्या उसे पूरी अपील के दौरान जेल में ही रहना पड़ता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 430 अपीलीय न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वो अपील लंबित रहने के दौरान सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकता है, मतलब सस्पेंड कर सकता है, और दोषी को जमानत पर रिहा कर सकता है। क्या अपील के स्तर पर नए सबूत पेश किए जा सकते हैं? आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपील तो रिकॉर्ड की समीक्षा होती है। आपका कहना सही है, सामान्यतः नहीं, क्योंकि अपील का उद्देश्य निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करना होता है, न कि एक नया मुकदमा चलाना। लेकिन धारा 432 में एक असाधारण प्रावधान है। यदि अपीलीय अदालत को लगता है कि न्याय के लिए अतिरिक्त साक्ष्य बेहद जरूरी हैं, तो वो कारण दर्ज करके या तो खुद साक्ष्य ले सकती है या किसी निचली अदालत को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है। लेकिन ये बहुत कम होता होगा। हाँ, ये शक्ति बहुत सावधानी से इस्तेमाल की जाती है। अंत में एक दुखद लेकिन संभावित स्थिति, अगर अपील के दौरान अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? क्या अपील वही खत्म हो जाती है? धारा 435 इस बारे में स्पष्ट निर्देश देती है। अगर सरकार ने अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ अपील की है और उस अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है तो अपील समाप्त हो जाएगी। अन्य मामलों में अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील समाप्त हो जाएगी, सिवाय जुर्माने की सजा के। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परंतुक है जो मुझे लगता है हर छात्र को जानना चाहिए। ये बहुत मानवीय लगता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है और कानून के मानवीय पक्ष को दिखाता है। यदि अपील दोष सिद्धि और मौत या कारावास की सजा के खिलाफ है और अपील के दौरान अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो अपील अपने आप खत्म नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? उसके करीबी रिश्तेदार जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे या भाई-बहन अपीलकर्ता के मृत्यु के 30 दिनों के भीतर अपील जारी रखने के लिए अदालत से अनुमति मांग सकते हैं। इसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि दोष सिद्धि सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर एक कलंक होती है। अगर दोष सिद्धि गलत थी, तो परिवार को उस कलंक को मिटाने का और अपने प्रियजन का नाम साफ करने का प्रयास करने का अधिकार होना चाहिए। तो आज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 31 के माध्यम से अपील की जटिल लेकिन महत्वपूर्ण दुनिया को समझा। हमने देखा कि ये कैसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय प्रणाली प्रदान करती है, जिसमें न केवल अभियुक्त बल्कि पीड़ित और सरकार को भी अपने अपने अधिकार और भूमिकाएं दी गई हैं। यह अध्याय दिखाता है कि न्याय एक अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सुधार और समीक्षा की हमेशा गुंजाइश होती है। अपील का अधिकार ये सुनिश्चित करने का एक जरिया है कि इस प्रक्रिया के हर चरण में सटीकता और निष्पक्षता बनी रहे। बिल्कुल। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। अपील का प्रावधान न्याय की सटीकता के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या कभी-कभी इसका उपयोग न्याय प्रक्रिया में देरी करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है? एक प्रभावी और त्वरित न्याय प्रणाली में सटीकता और गति के बीच
सही संतुलन कैसे पाया जा सकता है, इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कानूनी चर्चा के साथ। नमस्कार।